नमस्कार, मैं विवेकानंद शुक्ला आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट सर्विस कैसे प्राप्त की जा सकती है और गवर्नमेंट सर्विस में किस किस प्रकार के सर्विस उपलब्ध हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े होते हैं गवर्नमेंट सेवा से, जैसे इनकम टैक्स, पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल, आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अर्थात विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य कई ऐसे मंत्रालय होते हैं जो आपके प्रॉपर लाइफ या प्रॉपर गवर्नमेंट चलाने में बहुत सारे मदद करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य भारत का व्यक्ति कैसे इन सर्विस में जा सकता है और अपना कैरियर एक ऑफिसर के तौर पे या फिर एक स्टाफ के तौर पे बना सकता है। तो ये गवर्नमेंट सर्विस पाना बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, किंतु हमको इन्फॉर्मेशन की कमी देखने को मिलती है कई एरिया में। जैसे ग्रामीण एरिया में बच्चे जो तैयारी करते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, 10+2 कर लेते हैं या ग्रेजुएट कर लेते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम ये होती है, उनको नॉलेज नहीं होती है कि गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त कैसे की जा सके, उसके लिए कौन सा फॉर्म डाला जाए या फिर उसके लिए तैयारी कैसे किया जाए, उसका सिलेबस क्या है, उसको मैं जानने या फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति जो गांव से आता है या फिर उसका एजुकेशन तो अच्छा है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, किंतु उसको ये नहीं पता है कि वो किस प्रकार से गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में आपको घुसने के लिए मुख्यतः 3 रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है रेलवे, एक हो सकता है बैंकिंग सिस्टम, एक हो सकता है प्रॉपर गवर्नमेंट में सर्विस जैसे मिनिस्ट्री में या फिर उससे संबंधित किसी बॉडी में। आपको बैंकिंग में जाने के लिए IBPS एग्ज़ाम कराती है, जिसमें आपका बैंकिंग सिलेबस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और GS होता है। GS में बैंकिंग के लिए इकोनॉमिक अफेयर और करेंट अफेयर ज़्यादा फोकस करते हैं। रही बात तो रेलवे में आपका इंग्लिश नहीं होता, क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है भारत में जो हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए माना जाता है, इसलिए इसने अपने सिलेबस में केवल GK और GS को रखा है और मैथ्स और रीजनिंग को रखा है। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो आपको GK और GS समझना होगा, उसके साथ में आपको बेसिक मैथ्स और रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अर्थात आपकी बौद्धिक क्षमता तीव्र होनी चाहिए या फिर बौद्धिक क्षमता एक सर्टेन लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि आप सरकारी सेक्टर में काम कर सकें। और आपको सामान्य गुणा भाग, जोड़ घटाना या फिर गणितीय नियम पता होने चाहिए, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को, जो कि आपको आगे की सर्विस में मदद करेगा चीज़ें करने में। मैं आपको सर्वप्रथम अपने बारे में बताऊं तो मैं SSC सहित कई एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुका हूँ। जैसे मैं SSC के 3 एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ हूँ। SSC MTS जो कि 10 लेवल की होती है, SSC का 10+2 होता है, जिसके थ्रू आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर आप पोस्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। और मेरा रेलवे में भी NTPC 2014 की जो वैकेंसी थी, 2016 की जो वैकेंसी थी, उसमें भी मैं लास्ट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, लेकिन उसमें मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और SSC ग्रेजुएट लेवल 2017 का मैं Tier 3 दिया हूँ और 2018 का भी Tier 3 में दिया हूँ। साथ में SSC के एक रिक्रूटमेंट होती है सिलेक्शन पोस्ट, जिसमें मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हुआ है, जिसको आप SSC सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, जिसमें आप SSC CGL के बराबर का कंपटीशन होता है और SSC CGL के बराबर का एग्ज़ाम होता है। मैं आपको SSC के बारे में अगर बताऊं तो इससे मैथ्स पूछता है। मैथ्स का मतलब जैसे अंकगणितीय नॉलेज, अंकगणितीय नॉलेज में आता है रेलगाड़ी की चाल समय, रेलगाड़ी की से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं या फिर परसेंटेज से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्क एंड टाइम। आप इनको क्लास 8th में, क्लास 10th में पढ़ते हैं। साथ में अंकगणित के अन्य क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण इत्यादि क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको ये अंकगणितीय नॉलेज का
ध्यान होता है। और अगर एडवांस में जिसको बोलते हैं कंपटीशन के एरा में, या फिर आप कर सकते हैं बीजगणित, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित अर्थात एल्जेब्रा, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, और क्षेत्रफल या मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपका मैथ्स का पूरा एक नॉलेज ये होने से आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एसएससी लेवल पे। एसएससी में दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो वो रीजनिंग होता है, जिसमें आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि आप चीज़ों को तार्किक तरीके से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, जो कि एक सरल सब्जेक्ट माना जाता है कंपटीशन एरा में, अर्थात एक सामान्य छात्र उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी से कर सकता है। रीजनिंग में आप जैसे घड़ी के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर पासा के क्वेश्चन आते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, या फिर तार्किक कुछ भी क्षमता के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे संबंध रिलेशन पूछ लेगा, उसको एनालॉजी बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। साथ में तीसरा सब्जेक्ट जो बचता है वो है जीके या जीएस, जिसमें आपको इंडिया और दुनिया में घट रही घटनाओं को ऐसे ध्यान से देखना होता है कि आप चीज़ों को सही से समझ सकें और आप उन चीज़ों को सही से कर सकें। अर्थात जैसे आपको कंट्रीज़ की राजधानी पता होनी चाहिए, कौन सा दिवस है या फिर डे है वो पता होना चाहिए। साथ में आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, गहरा नॉलेज नहीं कर्मचारी बनने के लिए या फिर एसएससी क्रैक करने के लिए, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमारे यहाँ शासन प्रशासन कैसे चलता है। इकोनॉमी की हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इकोनॉमिक से हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर किस तरह की चीज़ें इकोनॉमी हमारे लाइफ में प्रभाव करती है। साथ में आपको जियोग्राफी पता होनी चाहिए कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस तरह की टेरिटरी है, किस तरह की मिट्टी है, कौन सा देश है, या फिर किस तरह का उत्पादन प्रक्रिया है, अर्थात किस तरह का फसल वहाँ पे उगाई जाती है। इस तरह से आप जीके के इन सब्जेक्ट के साथ में कुछ करेंट अफेयर अर्थात न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपका जीएस भी पूरा हो जाएगा। जो आगे बचा हुआ सब्जेक्ट होता है एसएससी में सेलेक्ट होने के लिए वो इंग्लिश है। आप जानते हैं कि किसी भी आज की दुनिया में, आज के ग्लोबलाइज या वैश्वीकरण दुनिया में आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है तो आप एसएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता हो अच्छे से, इंग्लिश बोलना आता हो कुछ हद तक। अगर आपका अभ्यास नहीं हुआ है तो आप नहीं भी बोल सकते, लेकिन आपको फीलिंग अंदर होनी चाहिए बोलने की भी, और आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। जैसे उसमें इंग्लिश को मैं आपको अगर तोड़ के बताऊं तो उसमें सिनोनिम्स सिंटोनिम्स पूछते हैं, अर्थात हिंदी में पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द। साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं, अर्थात कई वर्डों का एक वर्ड। साथ में ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें पूछते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एंड टेंस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। साथ में आपसे वर्ड पूछते हैं सिनोनिम्स सिंटोनिम्स के रूप में, स्पेलिंग एरर के रूप में, और आपके रीडिंग हैबिट या रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए पैसेज पूछते हैं, जिसे आप हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। आप अगर इंग्लिश को समझते हैं अच्छे से, वर्ड आपको एक मजबूत वर्ड भंडार है, तो आप एसएससी की इंग्लिश को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ में आप एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट सर्विस पाना एक बहुत कठिन काम भी नहीं है और ना ही ये बहुत आसान काम है। अगर आप लगातार इस काम को करते हैं तो आप 1 से 2 साल में, अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है, अर्थात आप इंटरमीडिएट तक ठीक ठाक से पढ़े हैं, अगर आपका लेवल बिल्कुल डाउन है, आप एकदम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 3.5 साल में आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस पा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी मिनिमम 30,000 होती है। अर्थात आप एक दिन में 1,000 रुपया कमाएंगे। साथ में आपको महीने में औसतन 7 से 8 दिन की छुट्टी भी प्राप्त होगी। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आपको शनिवार और रविवार दोनों छुट्टी प्राप्त होती है। साथ में आपको पूरे साल में 30 EL होते हैं, अर्थात अर्न लीव। तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्विस आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। साथ में आप अपने सोसाइटी में अपना योगदान भी कर सकते हैं। मैं जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मुझे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैं एक बेसिक लेवल से आता हूँ। मुझे उस तरह से गवर्नमेंट सर्विस के नॉलेज नहीं था।
उन चीज़ों को समझने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। उन समस्याओं को ग्रामीण लेवल के स्टूडेंट्स को ना सामना करना पड़े, उसके लिए मैं आज एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। अगर आप सभी को ये मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी बात से आपको फ़ायदा होता है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और मैं आप सभी को गवर्नमेंट सर्विस पाने में आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ, साथ में आपकी मेहनत कर सकता हूँ और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों को गवर्नमेंट सर्विस तक पहुँचा सकता हूँ, जिसमें आपका मेहनत सबसे बड़ी बात होगी। सबसे ज़्यादा योगदान आपकी मेहनत का होगा, साथ में मेरे गाइडेंस का कुछ इसमें योगदान हो सकता है, जिसमें मैं आपको उन राहों को दिखा सकता हूँ जिन राहों पे मैं चल चुका हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। मुझे जितना उम्मीद है कि उसी बैकग्राउंड से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं उनकी उस तरह से मदद कर पाऊँगा, क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं आज, वो बहुत अच्छे एजुकेशन लेवल से आते हुए स्टूडेंट दिखते हैं, जैसे जो आईआईटी निकाले हैं, बीटेक किए हैं, या फिर उनका बहुत अच्छा एजुकेशन सीबीएसई लेवल से हुआ है, या फिर वो अच्छे घर से आते थे, उनका एजुकेशन एक सर्टेन लेवल पे ही था, बस उनको थोड़ा सा मेहनत करके या थोड़ी सी कोचिंग करके वो सफलता प्राप्त कर लिए। एक साल ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो वो 1 से 1.5 साल आपसे कहेंगे कि 6 महीने में आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन असल में आपका लेवल क्या है वो डिसाइड करता है कि आप कितने दिन में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मैं अपने बारे में ये भी बताना चाहूँगा, मैं अब तक लगभग 10 से 11 गवर्नमेंट सर्विस में फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूँ, जिसमें मुझे सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जॉब अभी तक जो मिलने वाली है वो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम से। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मेरा एजुकेशन यूपी बोर्ड से रहा है 10th तक और 12th तक। 12th तक मैं एक बहुत ही बेसिक स्टूडेंट था, उसके बाद मेरा एक एनलाइटनमेंट पीरियड आया, या फिर आप कह सकते हैं मेरे अंदर एक बुद्धि आई, मेरे अंदर एक ललक आई चीज़ों को सीखने का, जिसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ से मैं बीए किया, जिसमें मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं रहते थे। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस को अपने कवर किया और धीरे धीरे मैं अच्छे मार्क्स भी पाने में सफलता प्राप्त की। मेरा शुरू में बहुत ख़राब परसेंट थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं अंत तक पहुँचते पहुँचते मैं 55 to 56% तक पहुँचा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको जान के खुशी होगी, कि मैं जब एमए में एडमिशन लिया तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहला स्थान प्राप्त हुआ। साथ में मैं एमए में अपने यूनिवर्सिटी में चौथे स्थान पे था पूरे एग्ज़ाम में। मेरा एमए सोशियोलॉजी से रहा है, जिसमें मैं अपीयरिंग में ही नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हूँ। नेट और जेआरएफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, नेट होने पे आप पीएचडी कर सकते हैं, साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की भी एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, या जिनको प्रवक्ता बोला जाता है, अभी तो प्रवक्ता का वर्ड ख़त्म हो गया है। साथ में मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई हूँ। जेआरएफ के थ्रू आप 5 साल तक गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के पात्र होते हैं, जिसमें आपको 40,000 3 साल के लिए, 40,000 आपको 2 साल के लिए और लगभग 50,000 रुपये आपको रिमेनिंग 3 साल के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई तो मैं गवर्नमेंट सर्विस को चुनना ज़्यादा पसंद किया, इसके अलावा कि मैं रिसर्च को, क्योंकि रिसर्च का 5 साल का अगर आप रिसर्च करते हो उसके बाद सर्टेनिटी के थोड़े से अभाव थे। लेकिन मैं आपको इतना अश्योर अवश्य कर सकता हूँ कि मैं आपको आपकी रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड आपको उन रास्तों पे गाइड कर सकता हूँ कि जिन रास्तों से आप जाके गवर्नमेंट सर्विस में पहुँच सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, साथ में आप अपने कम्युनिटी और अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस बात से आपको ये विश्वास हुआ होगा कि गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन जान पड़ता है लोगों को, या फिर जो मेरा वीडियो वैसे लोग देख रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अब उस लेवल को पार कर चुके होंगे। तो मैं ये बात उनके लिए नहीं कहा, लेकिन उनके इस बात से वो एग्री होंगे कि कुछ दिन पहले उनको भी ऐसा लगता था। अभी उनकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से जारी रहेगी और मैं आप लोगों की एक पर्याप्त मदद कर पाऊँगा जिससे कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल सके। जो आपको और भी कोई
चीज़ें जाननी हो मुझसे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक ऐसा गाइडेंस मिल सके कि मुझे किस प्रकार की चीज़ें आपको बताना है। इसी सब के साथ मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस लॉकडाउन का अच्छे से आप प्रयोग कर रहे होंगे। धन्यवाद।